हे गाइस, स्वागत है आप सभी का भटनेर आईएएस में। मेरा नेम है ऋचा। तो आज से हम डिफेंस टेक्नोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजी में बेसिकली हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, ये पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, फिर हम यहाँ से डिस्कशन अपना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, मैं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक चीज़ पहले ही बता देना चाहती हूँ कि हमारी सारी क्लासेस जो होंगी वो नो डाउट हिंदी मीडियम में ही होंगी। मटेरियल भी सारा कुछ आपको हिंदी में ही प्रोवाइड किया जाएगा, बट कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं आपको इंग्लिश में भी बताते चलूँगी एंड उन्हें आप रिमेंबर भी थोड़ा सा इंग्लिश में करने की कोशिश करिएगा। जो टेक्निकल वर्ड्स है उन्हें आप इंग्लिश में, उसका रीज़न ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो अच्छा मटेरियल है वो आपको इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से मिल पाता है। तो अगर आपको इंग्लिश के बेसिक टर्म्स की अगर समझ होगी तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक हेल्पफुल हो जाएगा, ताकि आप कहीं भी किसी भी मटेरियल को देखते हैं तो उसे पढ़कर आप अपने मतलब की बात निकाल सकें। बेसिक जो टर्म्स हैं वो आपको आने ही चाहिए। चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली डिफेंस टेक्नोलॉजी में पहले हम डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात करेंगे। डिफेंस इक्विपमेंट यानी कौन कौन से मटेरियल्स उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, किस तरीके से। फिर कुछ ट्रीटीज वगैरह हुए हैं, कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं, वो राष्ट्रीय लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर, यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध कुछ हैं, कुछ एग्रीमेंट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम अपने डिफेंस टेक्नोलॉजी को एक चीज़ और बता देती हूँ कि डिफेंस टेक्नोलॉजी को रक्षा प्रौद्योगिकी बोला जाता है। तो आज से हम रक्षा प्रौद्योगिकी अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मेनली 2 से 3 क्लासेस में हमारा रक्षा प्रौद्योगिकी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सबसे, और देखिए डिफेंस टेक्नोलॉजी सबसे पहले स्टार्ट करने का रीज़न भी ये है कि इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। मिसाइल्स आपको पता चल जाएगा, वेपन्स आपको पता चल जाएगा कि क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। जैसे आपने न्यूक्लियर वेपन सुना होगा, केमिकल वेपन सुना होगा, बायोलॉजिकल वेपन सुना होगा। तो ये सारी चीज़ें जैसे आपने सुनी होंगी, कहीं ना कहीं दिमाग में होंगी आपके। तो ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम उस अपना और प्रौद्योगिकी का, रक्षा प्रौद्योगिकी का एक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि इंडिया में किस तरीके का स्ट्रक्चर है, किस तरीके से रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से कार्य कर रहा है। तो जब हम डिफेंस टेक्नोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं तो क्या आपके दिमाग में एक क्वेश्चन नहीं आता कि आखिर डिफेंस टेक्नोलॉजी यानी रक्षा प्रौद्योगिकी हमारे लिए क्या जरूरी है। पर्टिकुलर आप जब डिफेंस वर्ड को सुनते होंगे यानी रक्षा वर्ड को सुनते होंगे तो रक्षा जो वर्ड आता है उसका मीनिंग क्या निकल कर आता है। रक्षा, किसी से भी रक्षा हो सकती है, किसी से भी अपनी सुरक्षा हो सकती है। तो आखिर हम कोई भी वेपन, मान लीजिए जैसे आप कभी रात में सोते ही हैं तो अपने पास कुछ चाकू वगैरह रख के, या जनरली आपको ऐसे सोना नहीं है, मैं आपको बता नहीं रही हूँ, या बहुत, चलिए ये इतना हाइपोथेटिकल एग्जांपल हो गया, बहुत बेसिक एग्जांपल लेते हैं। जब आप कभी मार्केट वगैरह या घर से बाहर जाते होंगे तो घर को लॉक करके जाते होंगे ना। क्यों लॉक करके जाते हैं, क्या रीजन है उसका आखिर लॉक करने का घर। तो घर लॉक करके जाने का बहुत सिंपल सा रीजन होता है कि हम अपने घर की सुरक्षा करना चाहते हैं, चोर वगैरह से बचाना चाहते हैं। तो सेम वैसे रक्षा प्रौद्योगिकी में जब हम मिसाइल्स की बात करते हैं, अलग अलग वेपन्स की बात करते हैं, तो क्यों जरूरी है, हमारे देश हित के लिए जरूरी है। वो एक्सटर्नल इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं, उसके इंटरनल इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं। अब जैसे कि अगर हम जब आगे जब हम मिसाइल्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे आगे, तो कुछ मिसाइल्स वगैरह जो हैं वो ऑटोमेटिकली हैं, कुछ को गाइड किया जाता है। तो आगे हम डिफेंस, जब मैंने आपको इक्विपमेंट्स बोला था, तो क्या होते हैं आखिर, उसमें हम मिसाइल्स के बारे में पढ़ेंगे, टैंक्स के बारे में पढ़ेंगे, रॉकेट्स के बारे में पढ़ेंगे और एयरक्राफ्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। जब आपने एक चीज आपने सुनी होगी कि हमारी जो जैसे आपने नेवी के बारे में सुना होगा, आर्मी के बारे में सुना होगा, एयरफोर्स, मेनली जब हम बात करते हैं जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, जिसे रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए, यानी अगर हम भारत सरकार ने भारत में प्रत्येक हिस्से में जो रक्षा के लिए अलग अलग मंत्रालय, जैसे हर मंत्रालय आपने देखा है कि अलग अलग मंत्रालय, तो भारत ने क्या किया है, अलग अलग मंत्रालयों, अलग अलग मिनिस्ट्रीज डिवाइड की हैं ताकि सभी लोग अपना कार्य सही ढंग से कर सकें।
तो सेम वैसे ही हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय के तहत 5 विभाग बांटे हुए हैं। 5 विभाग वो कौन कौन से हैं? जैसे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस हो गया यानी रक्षा विभाग हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन हो गया यानी रक्षा उत्पादन विभाग हो गया, थर्ड है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग, फोर्थ है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन यानी पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, और फिफ्थ है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स यानी सैन्य कार्य विभाग। ये जो अलग अलग विभाग बांटे गए हैं, अलग अलग विभागों को बांटने का सिर्फ ये रीजन है कि रक्षा से संबंधित जो अलग अलग चुनौतियां हैं उनमें से जो उन्नत सैन्य क्षमता है उसे विकसित किया जा सके, ताकि हमारे देश की भी प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी जो है वो अच्छे से विकसित हो सके। साथ ही में भारत में रक्षा प्रौद्योगिकी और इससे जुड़े जो पहलू हैं उन्हें भी हम अलग अलग उसमें देख सकते हैं। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एक डिपार्टमेंट बना दिया, फिर उसी को किसमें, उत्पादन विभाग में, यानी जो भी मिसाइल्स वगैरह के वेपन्स के जो भी निर्माण होंगे वो किसके तहत आएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के तहत आएंगे। उसके अलावा यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट, जो भी शोध होंगे वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तहत आ जाएंगे। उसके अलावा पूर्व सैनिक कल्याण विभाग रहेगा ये, और ये सैन्य यानी जो भी मिलिट्री अफेयर जितने भी रिलेटेड उससे मुद्दे हैं वो सभी के सभी यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। अब जैसे राष्ट्रीय हितों में अलग अलग चुनौतियों से निपटने के लिए भी इन्हें 3 हिस्सों में बांटकर देखा गया। अब 3 हिस्सों में बांटकर देखने का रीजन सिर्फ बहुत बेसिक सा और सिर्फ इतना है ताकि ये सही ढंग से कार्य कर सके। अब जैसे भारत में रक्षा प्रौद्योगिकी को देखते हैं तो उसके अलग अलग आयाम देखने को मिलते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका विकास किया जा रहा है, डेवलपमेंट किया जा रहा है। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमारे देश में ऑलरेडी विकसित हो रहे हैं, कुछ विकसित हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं जिसमें अभी इंडिया जो है वो इतना कैपेबल नहीं है, तो दूसरे देशों की भी हेल्प लेता है। उसके अलावा रक्षा नीति तथा रक्षा से जुड़े सहकारी क्षेत्र के उपक्रम आ जाते हैं, और रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संधियां और संगठन। क्योंकि देखिए जैसे एक इंडिया है वैसे ही अदर नेशंस भी हैं, तो मिसाइल्स और जब हम वेपन्स की बात करते हैं तो राष्ट्र हित के लिए तो वो है ही, लेकिन उन्हें किस पर्पस से भी यूज किया जा सकता है, वॉर पर्पस से भी। तो वॉर पर्पस ना हो, वॉर पर्पस के लिए ना इस्तेमाल किया जाए, उसके लिए अलग अलग संगठन बनाए जाते हैं ताकि सभी देश जो हैं वो मिलकर कार्य कर सके, सही ढंग से कार्य कर सके। तो अब जैसे हम आर्मी की बात करते हैं, नेवी की बात करते हैं और एयरफोर्स की बात करते हैं, तो आर्मी में भी मिसाइल्स होती हैं, नेवी में भी मिसाइल्स होती है, एयरफोर्स में भी मिसाइल्स होती है। अब जैसे इसमें जो आर्मी जो बेसिकली वर्क करती है वो सरफेस पे यानी जो लैंड एरिया होता है बेसिकली वहां पर वर्क करती है, जिस उससे रिलेटेड जो भी वॉर होते हैं, जो भी इश्यूज होते हैं वो सभी हमारी, जैसे आपने किसी भी कंट्रीज के साथ देखा होगा कोई भी वॉर होता है तो वो हमारी आर्मी हैंडल करती है। नेवी क्या होती है, नेवी जो है वो कोस्ट पे वर्क करती है, यानी जो समुद्र वगैरह होते हैं, जो जलीय विभाग जो होता है यानी जो जल एरियाज होते हैं, जिसे इंग्लिश में कोस्ट कहा जाता है, कोस्ट एरियाज, समुद्र सागर से रिलेटेड, तो वहां पर हमारी नेवी वर्क करती है। और एयरफोर्स जो है वो एयर में, तो कुछ हमारे पास मिसाइल्स वेपन्स कुछ ऐसे हैं जो लैंड से भी हम उनको वर्क करा सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको एयर से। उनके बाद अलग अलग सभी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो चलिए, पहला वर्ड, जब मैं इतनी देर से आपको मिसाइल मिसाइल मिसाइल, मैंने जब से क्लास स्टार्ट की मैं बार बार मिसाइल मिसाइल वर्ड बोले जा रही हूँ। तो चलिए अब ये देख लेते हैं कि आखिर ये जो मिसाइल वर्ड हम इतनी बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आखिर ये मिसाइल है क्या। तो मिसाइल के बारे में बात करें तो मिसाइल में देखिए 3 चीजें बेसिकली यूज होती हैं, वेपन्स यूज होते हैं। वेपन्स वो मे बी कन्वेंशनल वेपन्स हो सकते हैं। कन्वेंशनल वेपन्स में जैसे हम बात करेंगे आगे अभी कि कौन कौन से वो वेपन्स हो सकते हैं। प्लस वेपन्स में नॉन कन्वेंशनल वेपन्स भी हो सकते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियर वेपन भी बोलते हैं।
न्यूक्लियर वेपन्स किस तरीके के होते हैं, क्या होते हैं, सभी आगे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मिसाइल में एक पार्ट की और ज़रूरत होती है, वो होता है फ्यूल टू ऑपरेट व्हीकल, यानी एक हमें ऐसा लॉन्चर पाथ भी तो चाहिए, एक ऐसा एरिया भी तो चाहिए जहाँ से हम जो भी मिसाइल है उसको एक्सेस दे सकते हैं, सारा कुछ दे सकते हैं, और एक डायरेक्शन सेंस चाहिए। ये तीन चीज़ें जो है ये मिसाइल में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब मान लीजिए कि कोई एरिया तो फिक्स होगा, मान लीजिए कि हमें किसी भी कंट्री के लिए या किसी भी पर्टिकुलर एरिया के लिए वो मिसाइल इस्तेमाल करनी है, तो कहीं ना कहीं हमें एक डायरेक्शन देना पड़ेगा ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट या कुछ तो डायरेक्शन देना पड़ेगा, तो वो डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। मिसाइल जो होती है ये एक पायलट रहित स्वचालित तथा लक्ष्य निर्देशित हथियार तंत्र है, यानी सेल्फ प्रोपेल्ड है। इसमें किसी भी प्रकार की, जैसे इसके पास एक अपनी खुद की कैपेसिटी होती है कि ये एयर में उड़ सकता है, जो भी यानी कि जैसे आप एक एरिया या कुछ भी डिसाइड करते हैं तो वो उसमें अपना डिस्ट्रक्शन जो है वो डिस्ट्रक्शन कर सकता है, टारगेट जो है वो अपना जो भी उसे टारगेट दिया है वो टारगेट वो कर सकता है। यानी जैसे आप देखते हैं कि आप पायलट वगैरह जैसे एरोप्लेन वगैरह देखते हैं तो उनको कौन चलाता है, पायलट चलाते हैं। बट ये भी एक तरीके का आपको दिखेगा जैसे एरोप्लेन टाइप का, बट ये एरोप्लेन नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सबसे बड़ी चीज उसमें पायलट की जरूरत होती है, बट मिसाइल में किसी भी पायलट की जरूरत नहीं होती है, बस आपको एक डायरेक्शन फिक्स करना होता है, उस डायरेक्शन में डायरेक्टली मिसाइल जो है वो हिट कर देगी, किसी भी तरीके के पायलट की जरूरत नहीं है। बस इसमें निर्देशन देना होता है, जैसे गाइडेंस सिस्टम जो होता है वो आपको देना पड़ता है, और जिसका प्रयोग शत्रु के ठिकाने या लक्ष्य को नष्ट करने उद्देश्य के बाहर से एक निश्चित बिंदु तक वहन करने के लिए किया जाता है। जो मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाया, ये जो टिपिकल लैंग्वेज है उसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, मैंने आपको बहुत ही आराम से समझाया। एक बार और सुन लीजिए अगर नहीं समझ में आया हो। देखिए, मिसाइल जो होता है उसमें किसी भी तरीके का कोई भी पायलट नहीं होता है, वो पायलट रहित होती है, उसके पास अपनी खुद ही एबिलिटी होती है वो एयर में फ्लाई करने की, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जिसमें वो फ्लाई करती है, और जो भी टारगेट दिया जाता है तो वो एक स्पेसिफिक टारगेट में अपने आप ही कंप्लीट कर देती है। अब जैसे इसमें थ्री मिसाइल्स में हमेशा मैंने जैसे आपको बताया कि थ्री मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, वो होता है वेपन। आखिर वेपन का काम क्या होता है, वेपन जो है वो मिसाइल को एक डेफिनेट पाथ जो होता है वहां तक ले जाने में हेल्प करता है। अब मिसाइल जो होती है वो कन्वेंशनल भी हो सकती है और नॉन कन्वेंशनल भी हो सकती है, यानी नॉन कन्वेंशनल को न्यूक्लियर वेपन भी बोला जाता है। जैसे कि अगर हम मिसाइल्स की बात करते हैं तो आगे अभी हम डिस्कस करेंगे क्रूज मिसाइल के बारे में, बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। इन दो नेम को आपने हमेशा सुना ही होगा, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल। तो आगे हम देखेंगे कि आखिर ये क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होती हैं। उससे पहले हम मिसाइल टेक्नोलॉजी जो हमने डिस्कस किया उसके तहत कुछ तकनीक इस्तेमाल की जाती है, वो तकनीक डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको ये डायग्राम डिस्कस करूंगी। मिसाइल्स भी जो हैं ये दो टाइप की होती हैं, इनके क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा पहले मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं इंग्लिश में आऊंगी ताकि आपको ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं। तो मिसाइल में जो है वो अलग अलग तरीके की तकनीक जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। मिसाइल में अलग अलग तकनीक जो है, जैसे वो प्रणोदन तंत्र यानी प्रोपल्शन सिस्टम यूज होता है, निर्देशन तंत्र गाइडेंस सिस्टम ये गाइडेंस देने का कार्य करता है। उसके अलावा एयर फ्रेम, विंग्स, फ्रेंच सहित एरोडायनेमिक्स विशेषताएं, जैसे जो भी मिसाइल होती है तो उसमें ज़्यादातर विंग्स वगैरह जैसे आपने देखा होगा पंख वगैरह, वो पंख लगे रहते हैं, फ्रेंस होते हैं। उसके अलावा अत्यधिक सटीकता से लक्ष्य भेदने वाले हथियारों के केस में टर्मिनल गाइडेंस, जैसे मैं आपको अगर टर्मिनल गाइडेंस बताऊं तो टर्मिनल गाइडेंस एक्चुअली में होता क्या है कि टर्मिनल गाइडेंस किसी भी मिसाइल में आगे जब मैं बताऊंगी, अगर मैं टर्मिनल गाइडेंस वर्ड यूज करती हूँ तो आपको डायरेक्टली समझ जाना है कि टर्मिनल गाइडेंस इसलिए मिसाइल में इस्तेमाल किए जा रहे हैं
ताकि मान लीजिए कि अगर स्पेसिफिक मिसाइल को ये पॉइंट दिया गया है तो वो यहाँ से यहाँ ना करे, यहाँ ना करे, ना यहाँ करे, वो डायरेक्टली इसी पॉइंट को हिट करे। तो वो हिट करने के लिए टर्मिनल गाइडेंस लगाए जाते हैं ताकि जो टारगेट दिया गया है एक स्पेसिफिक उसी टारगेट में सही से लक्ष्य को भेदे। उसके अलावा वॉरहेड होते हैं और प्रणोदन तंत्र होता है, यानी प्रोपल्शन सिस्टम। अब हम डिस्कस करते हैं प्रोपल्शन सिस्टम के बारे में कि आखिर ये प्रोपल्शन सिस्टम, आगे धीरे धीरे हम सभी को डिस्कस करेंगे, सारे टॉपिक को हमें डिस्कस करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रणोदन तंत्र यानी प्रोपल्शन सिस्टम से। प्रणोदन तंत्र में जैसे ही आप देख रहे हैं कि प्रोपल्शन सिस्टम जो है ये 2 वर्ड से बना हुआ है, आगे अभी ऑलरेडी पीपीटी में है, प्रो प्लस पैरेलल। आखिर ये है क्या? प्रो का मतलब होता है कि आगे की ओर बढ़ना, और पैरेलल का मतलब होता है कि किसी भी चीज को संचालित करना। तो जो मिसाइल है उसमें प्रोपल्शन सिस्टम जो होता है, तो प्रोपल्शन सिस्टम का मेनली वर्क क्या है, जैसे आपने ये प्रोपल्शन सिस्टम देख रहे हैं, यहाँ पे ये पूरा इसका सिस्टम है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से मिसाइल को क्या करेगा, आगे की तरफ पुश ऑन करेगा। डायरेक्टली क्या करेगा, ये जो प्रोपल्शन सिस्टम होता है उसका सिर्फ इतना वर्क होता है कि वो मिसाइल को आगे की तरफ धक्का दे या खींच ले, जिसे भी आप जिस भी तरीके से समझे। जब इसे आगे की तरफ खींचा जाता है तो ये एक बल उत्पन्न करती है, उसे इंग्लिश में थ्रस्ट बोला जाता है। इसमें कुछ गैसेस वगैरह फ्लूइड्स लगाए जाते हैं, कुछ गाइडेंस सिस्टम लगाए जाते हैं, एक इंजन लगाया जाता है ताकि सही ढंग से वो कार्य कर सके, उसे बल मिल सके। और यहाँ पे जो फोर्स जिससे मैं बल की यूज कर रही हूँ, जो फोर्स है वो मेनली न्यूटन का जो 3rd लॉ है, जो गति विषयक न्यूटन का 3य लॉ है, जिसमें मेनली ज्यादातर हम देखते हैं, तो वो इसमें मेनली वो सिस्टम यूज होता है। तो यहाँ पे अगर हम प्रणोदन तंत्र की या प्रोपल्शन सिस्टम की बात करते हैं, तो प्रोपल्शन सिस्टम मेनली बेसिकली 4 टाइप्स का होता है। एक होता है प्रोपेलर, टरबाइन जिसे जेट भी बोला जाता है, टरबाइन इंजन, रैम जेट, या फिर तथा रॉकेट। और मिसाइल जो है वो रॉकेट या जेट इंजन पर ही प्रणोदित होती है, यानी जो इसमें मेनली मिसाइल्स में यूज किया जाता है वो रॉकेट और जेट इंजन का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे मैंने आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन किया, ये प्रोपल्शन सिस्टम का एक जैसे आप देख पा रहे हैं ये डायग्राम है, इस तरीके से ये अंदर जो भी इसमें सारा तरीके से मटेरियल जो होता है, इस तरीके से इसका मशीन्स वगैरह दिखता है, वो सारा एक स्ट्रक्चर फॉर्म में मैंने इसीलिए इमेज लगवा दी है ताकि आप देख पाएं। तो प्रोपल्शन मैंने अभी बताया कि प्रो तथा पैरेलल वर्ड से मिलकर बना है। प्रो का मीनिंग होता है आगे की ओर तथा पैरेलल का मीनिंग होता है संचालित करना। इसी प्रकार प्रणोदन यानी प्रोपल्शन का अर्थ आगे की ओर धक्का देना या आगे की ओर डायरेक्टली पुश करना है या बढ़ना है। प्रणोदन तंत्र जो है ये एक ऐसा मशीन सिस्टम है जो किसी भी वस्तु को आगे की ओर संचालित करने के लिए बल उत्पन्न करती है। इसमें गैस या फिर कार्यरत तरल यानी वर्किंग फ्लूइड होता है जो कि इंजन द्वारा त्वरित किया जाता है, और इस त्वरण के फलस्वरूप इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टिपिकल होती है। इसीलिए मैं आपको बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में जितना इजी हो सकता है वो इसीलिए मैं आपको उतना इजी फॉर्म में करके एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि सारी कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाए। तो ये मैंने आपको पीपीटी मैंने यूज़ की है, इसीलिए मैंने आपको ये भी बता दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। उम्मीद है कि आपको ये जो बहुत छोटी छोटी बेसिक चीज़ें थी, लेकिन यही बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में। अब गाइडेंस सिस्टम बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आखिर मिसाइल्स के पर्पस क्या है, क्यों इस्तेमाल की जाती है। तो मिसाइल जब मैंने आपको बताया तो मैंने वहाँ पे आपको एक पॉइंट क्लियर किया कि वो मिसाइल्स यूज़ करने के हमारे एक्सटर्नल इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं। हम मिसाइल का इंटरनल यूज़ भी कर सकते हैं, एक्सटर्नल यूज़ भी कर सकते हैं। तो जैसे मिसाइल्स हम अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी बॉर्डर्स जो होती है हमारी दूसरे देशों के साथ उनकी रक्षा करने के लिए करते हैं। प्लस आज में प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो मिसाइल्स का सबसे जो बढ़िया या सबसे ज़्यादा अगर प्रयोग किया जा रहा है
तो वो किया जा रहा है अपनी इकोनॉमी को, यानी जो अर्थव्यवस्था है उसे इंक्रीज करने में, बढ़ाने में, जिसे बूस्ट कहा जाता है। तो टू बूस्ट इकोनॉमी, अपनी जो इकोनॉमी है उसे आगे बढ़ाने में, अब वो किस तरीके से किया जाएगा भी वो भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। उसके अलावा इस क्षेत्र में प्रेजेंट टाइम में रिसर्च वगैरह जो है वो भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करवाता है, या आप कह सकते हैं कि मिसाइल के क्षेत्र में एक रोजगार भी प्रोवाइड हो रहा है आगे की आने वाली यंगर जनरेशन के लिए। उसके अलावा देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये कहता है कि हर व्यक्ति को राइट टू लाइफ है। तो अगर मान लीजिए कि राइट टू लाइफ है, तो हमारे राइट टू लाइफ में बहुत सारे ऐसे विषय आ जाते हैं, या हमारे बहुत सारे ऐसे राइट्स आ जाते हैं जो हमारी कंट्री के लिए प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो मान लीजिए कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे वेपन्स वगैरह होने चाहिए कि अगर कभी इन फ्यूचर वॉर की स्थिति उत्पन्न भी हो जाए, तो पहली चीज तो ये है कि दूसरी कंट्री जो है वो इंडिया में वॉर करने से पहले थोड़ा सा डरे कि अगर यानी कि इन पर अटैक करते हैं तो इनके पास भी वेपन्स हैं, हमारा भी जो है डिस्ट्रक्शन हो सकता है, हमारे लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो एक ये रीजन होता है कि अगर आपके पास भी, आप भी दूसरी कंट्री के बराबर हो जाते हो तो वो आपको तवज्जो देने लगती हैं। उसके अलावा दूसरी कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन रहे, पीस रहे, उसके लिए भी ये जरूरी है। और अदर नेशंस में पीस बनी रहे, इसके लिए भी मिसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं। चलिए अब मैं आपको आगे बताती हूँ गाइडेंस सिस्टम के बारे में कि आखिर ये गाइडेंस सिस्टम क्या है। तो गाइडेंस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो मिसाइल को इच्छित यानी वो मिसाइल जो है जिस भी उसमें उड़ना चाहती है, तो एक उन्हें मार्ग प्रोवाइड करता है, एक पाथ प्रोवाइड करता है गाइडेंस सिस्टम जो है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे घर में भी हमारे मम्मी पापा जो होते हैं या जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो हम कोई भी छोटी सी भी मैटर लेते हैं या कोई भी हम बड़ा काम करना चाहते हैं तो पहले गाइडेंस लेते हैं ना हम अपने घर में। या आपने यूपीएससी के प्रिपरेशन करने का अगर सोचा होगा जब, तो कोई तो ऐसा रहा होगा, हो सकता है आपके घर में रहा हो, कोई आपका फैमिली मेंबर रहा हो, कोई फ्रेंड सर्कल, या कहीं बाहर, या कोई आपका टीचर हो, किसी ना किसी से तो आपने गाइडेंस लिया होगा। ठीक है, आपके दिमाग में एक दिन आया होगा कि आपको, अब तो यूट्यूब का बहुत ज़्यादा ज़माना है, गूगल का बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड है, आपके दिमाग में कुछ भी आता है तो आप डायरेक्टली सर्च कर लेते हैं। लेकिन वो भी तो आपका एक सोर्स है ना, वो भी आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस दे रहा है ना कि आगे आपको क्या करना है। तो सेम वैसे ही मिसाइल्स में एक गाइडेंस सिस्टम होता है जो कि क्या करता है, एक एल्टीट्यूड कंट्रोल इसमें मैकेनिज्म होता है, जो इस तरीके से जो भी उसका एक पाथ होता है, जो भी इसकी ऊंचाई होता है, तो उसको क्या करता है एल्टीट्यूड कंट्रोल करने के लिए। मान लीजिए कि एक कोई मिसाइल है, उसका टारगेट है, तो कोई ना कोई एक उसकी हाइट होगी, कोई ना कोई एक उसका एल्टीट्यूड होगा, कोई ना कोई एक उसका डिस्टेंस होगा। तो वो सभी को कार्य करने के लिए, क्योंकि इसमें पायलट तो होता नहीं है कि जिधर भी मूवमेंट करना है तो वो डायरेक्टली उधर मोड़ दिया। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, गाइडेंस सिस्टम होता है कि ताकि अगर कोई भी चीज को आगे बढ़ाना हुआ तो वो निर्देशन दिया जा सके। तो मेनली गाइडेंस सिस्टम जो है वो ऑटो पायलट की तरह ही यहाँ पर कार्य करता है। अब हिस्ट्री देख लेते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी की कि आखिर हिस्ट्री क्या है। डिफेंस टेक्नोलॉजी में मैंने आपको बताया कि आखिर मिसाइल्स हैं क्या, मिसाइल्स किस तरीके से वर्क करती हैं वो अभी मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन मैंने आपको पर्पस बताई कि आखिर पर्पस क्या है मिसाइल के। तो चलिए मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि किस तरीके से आखिर ये वर्क करती हैं। वर्किंग मेथडोलॉजी के बारे में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहीं पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये हमारा कोई एक पाथ है, ये ए है जहां पर हम खड़े हैं, ये हमारा टारगेट है जो बी, एक नाम ए हम हैं, बी हमारा क्या है टारगेट है। तो मेनली यहाँ पे याद रखिएगा कि जब भी हम इसमें फॉलो करते हैं, जो एंगल फॉलो होता है वो हमेशा 45 डिग्री का एंगल फॉलो होता है। अब आखिर 45 डिग्री का एंगल ही क्यों फॉलो होता है, हम 90 डिग्री भी तो फॉलो कर सकते हैं, 60 डिग्री भी तो फॉलो कर सकते हैं। बट होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हम पहले मैं आपको 45 डिग्री बताती हूँ।
तो इस तरीके से हमने अपना ये कोई भी टारगेट जो है, अब मैक्सिमम हाइट जो अचीव होगी वो यहीं पर हाइट, मैक्सिमम हाइट की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम हाइट हमारी यहीं पर अचीव होगी। तो अब ये 40, अगर मान लीजिए कि हम कोई भी पत्थर है, अगर हमें ज़्यादा दूर तक वो करना है तो हमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फॉलो करना पड़ेगा। अगर हमें पत्थर है, अगर मान लीजिए कि आप उसे ऐसे उछाल कर डालते हैं तो वो डिस्टेंस जो है, अगर कोई भी स्टोन डालते हैं तो वो कम फॉलो करेगा। यानी मान लीजिए कि यहाँ से अगर मैं कोई भी स्टोन डालूँ, मैं इस पाथ पे अगर ऐसे डालती हूँ तो यहाँ पे उसने जो एरिया है वो देखिए सिर्फ इतना ही कवर किया, लेकिन हमें क्या है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी, इसलिए हम अपने स्टोन को इस टाइप से फेंकेंगे। इस टाइप से जब फेंकते हैं तो 45 डिग्री का एंगल बनता है और डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा कवर होती है। अगर हम यहाँ पे बात करें, इस टाइप से अगर बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट अचीव हो जाएगी, हाइट जो है वो मैक्सिमम अचीव हो जाएगी, नो डाउट। बट जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी कितनी होगी, बहुत ही मिनिमम वेलोसिटी होगी। लेकिन हमें क्या है, एक सही पाथ फॉलो करना है, एक एरिया जो है वो हमें फॉलो करना है। इसलिए ज़्यादातर जब हम मिसाइल्स वो करते हैं तो मिसाइल्स जो हैं वो 45 डिग्री पर, और जो मोशन यूज़ किया जाता है, अपने फिजिक्स में कभी ना कभी प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ा होगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में वहां पे वो होता है। तो यहाँ पे जो हाइट अचीव होगी वो मैक्सिमम हाइट होगी इसकी, ये जो हाइट होगी ये मैक्सिमम हाइट होगी इसकी। चलिए, तो इस तरीके से जो है ये वर्क करती है। बेसिकली अगर हम इस पाथ की बात करें तो ये इसका प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्क करती है। और जब हम इधर की बात करते हैं, जब ये अपने लिफ्ट टर्मिनल वेलोसिटी, ये जो होता है ये लिफ्ट ऑफ फेज होता है इसको, और ये जो होता है ये टर्मिनल वेलोसिटी फेज होता है, जहाँ पर ये ट्रेजेक्ट्री पाथ में वर्क करती है। ट्रेजेक्ट्री पाथ को आप हिंदी में थोड़ा सा मीनिंग इसका देख लीजिएगा कि एक्चुअल में ट्रेजेक्ट्री पाथ होता क्या है। तो मिसाइल्स जो हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि किस तरीके से वर्क करती हैं। बस आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि मिसाइल्स हमेशा 45 डिग्री में वर्क करती हैं, ठीक है। और ज़्यादातर जो है मिसाइल्स में अगर हम पाथ की बात करें तो ज़्यादातर जो 70 to 80% वो होता है, जो फ्यूल होता है वो ज़्यादातर जो इनका स्टार्टिंग का फेज होता है मिसाइल का, जब ये अचानक से उड़ान भरती है, जब मिसाइल अचानक से उड़ान भरती है उसी को लिफ्ट ऑफ फेज बोला जाता है। और ज़्यादातर फ्यूल जो है वो 70 to 80% फ्यूल जो है वो उसी टाइम पीरियड में इनका इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद है कि किस तरीके से वर्क करती हैं ये आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़, क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगी अच्छे से तो मिसाइल सिस्टम थोड़ा सा समझना, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी लेकिन थोड़ा सा समझना मुश्किल है। चलिए अब हम मिसाइल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था मिसाइल्स के बारे में कि कौन कौन सी मिसाइल्स क्या हैं, लेकिन उससे पहले मैं मिसाइल्स की हिस्ट्री बता देती हूँ। क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल एक्सप्लेन करने से पहले हमें इसकी हिस्ट्री देख लेनी चाहिए। तो हिस्ट्री ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी देख लेते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। देखिए, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभी प्रेजेंट टाइम का अगर हम सिनेरियो देखें तो प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे अचीवमेंट डिफेंस टेक्नोलॉजी में किए जा चुके हैं। बहुत सारी गाइडेड मिसाइल्स प्रेजेंट टाइम में, जैसे V1 हो गई, V2 हो गई, V3 हो गई, ये बहुत सारी ऐसी मिसाइल्स हैं जिनका सफल परीक्षण ऑलरेडी किया जा चुका है। लेकिन ये जो है, ये अगर मिसाइल्स की बात करें ये आधुनिक मिसाइल है। हमें क्या देखना है, रक्षा प्रौद्योगिकी की हिस्ट्री देखना है कि आखिर भारत में या कहीं भी वर्ल्ड में ये शुरुआत किस प्रकार से हुई। तो ब्रिटिश टाइम पीरियड में बात करते हैं अगर, मैसूर के शासनकाल में, यानी श्रीरंगपट्टनम में फर्स्ट टाइम में, यानी कब का टाइम पीरियड था वो 1799 का था। अगर आप इसे लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। 1799 में फर्स्ट टाइम रॉकेट्स का इस्तेमाल किया गया था, बट वो रॉकेट जो थी वो बहुत ज़्यादा गाइडेड फॉर्म में नहीं थी। उस समय पे फर्स्ट टाइम किसने इस्तेमाल किया था, टीपू सुल्तान ने किया था। जब आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तो उसके दौरान बहुत सारी ये मिसाइल्स यानी जो रॉकेट्स थी वो टीपू सुल्तान के द्वारा यूज की गई थी। कि उस समय पे जो ये रॉकेट्स थी वो बांस या फिर स्टील के भाले के साथ बनाई गई थी।
कुछ गन पाउडर्स के साथ बनाई गई थी। तो देखिए इस्तेमाल जो है वो 1799 में फर्स्ट टाइम होता है, लेकिन ये सही तरीके से गाइडेड फॉर्म में नहीं थी। इनकी जो लगभग इनकी जो डिस्टेंस ये कवर कर लेती थी तो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस तक कवर कर लेती थी। लेकिन ये टारगेट जो होता था, जैसे मान लीजिए कि कोई ये स्पेसिफिक टारगेट डिसाइड किया गया है, तो वो टारगेट जो है वो सही तरीके से भेद नहीं पाती थी उस समय पे। लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं कर दी गई थी रॉकेट्स की वो 1799 में, लेकिन ये इतनी ज़्यादा घातक नहीं होती थी। लेकिन अगर हम उस टाइम के बारे में बात करें तो उस टाइम पे जहाँ कहीं युद्ध जो होते थे वो तलवार भाले वगैरह से होते थे, तो एक अच्छा इनिशिएटिव था टीपू सुल्तान के द्वारा। तो इंडिया में अगर हम बात करें तो 1799 में हो चुकी थी। अब वहीं पर उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि उसके बाद 1944 में फर्स्ट टाइम जो है वो टीपू सुल्तान के द्वारा की गई। उसके बाद एक जर्मनी में नाजी आर्मी थी, तो नाजी आर्मी में वॉन ब्राउन थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम पे इस्तेमाल किया था। तो उन्होंने ही वॉन ब्राउन ने ही, या फिर जर्मनी की अगर हम बात करें तो जो फाउंडेशन है, एक किसी भी चीज की जो नींव रखी जाती है, तो जो प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न जनरेशन की, जो आधुनिक जनरेशन की जो मिसाइल हैं, वो किसके द्वारा रखी गई थी? जर्मनी के द्वारा ही रखी गई थी। अगर हम आज के टाइम पीरियड से देखते हैं तो अप्रोक्स काफी ज्यादा टाइम हो गया होगा। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि 1944 से कितना टाइम हो गया होगा। तो अगर भारत में हम बात करें तो वर्तमान में जो विकसित अवस्था है वो किसके द्वारा किया गया? आईजीएमडीपी के द्वारा किया गया। आईजीएमडीपी का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ, हो सकता है अगर आपको भी ना भी दिख रहा हो तो इंटीग्रेटेड मैं बोल भी देती हूँ, हिंदी में भी बता दूंगी लेकिन इसे इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा। इंटीग्रेटेड, जी से गाइडेड, एम से मिसाइल, डी से डेवलपमेंट और पी से प्रोग्राम, तो लिख लीजिएगा इसे। तो मेनली इसे हिंदी में बोला जाता है समन्वित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम। तो इंडिया में जो है वो मिसाइल सिस्टम जो है वो आईजीएमडीपी की देन है। भारत में जो घरेलू तरीके से जो मिसाइल्स उपयोग में लाई जा रही हैं, जिनका डिजाइन वगैरह या जो विकास किया गया है, वो फर्स्ट टाइम आईजीएमडीपी के ही उसमें किया गया था। किसके निर्देशन में? 1983 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ही उसमें नेतृत्व में आईजीएमडीपी की शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम की जो अनुसंधान वगैरह की जो विकास की जिम्मेदारी दी गई थी वो दी गई थी डीआरडीओ को, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन को। अब जो आईजीएमडीपी है ये काफी बड़ा बन चुका है। इसके अंतर्गत काफी सारी मिसाइल्स का विकास किया गया है, जैसे पृथ्वी का किया गया, अग्नि का किया गया, त्रिशूल का किया गया, नाग का किया गया, आकाश का किया गया। तो ये कुछ प्रक्षेपास्त्र हैं, यानी कुछ मिसाइल सिस्टम हैं जिनका डेवलपमेंट जो है वो आईजीएमडीपी के तहत किया गया। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। साथ में ये मिसाइल सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है ये हम कल की क्लास में देखेंगे। आगे पहले हम क्रूज मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती हैं, किस तरीके से वर्क करती हैं, तो इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए, फर्स्ट हमें देखना है क्रूज मिसाइल। अब ये जो है ये ऑन द मिसाइल जो है ये दो टाइप की हैं, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। तो चलिए फर्स्ट जो है वो हमें क्रूज मिसाइल देखना है कि आखिर क्रूज मिसाइल होती क्या है। तो क्रूज मिसाइल जो है, फर्स्ट याद रखिए, क्रूज मिसाइल जो है ये पायलट रहित होती है। इनमें किसी भी तरीके के पायलट की जरूरत नहीं होती है, ये सेल्फ प्रोपेल्ड होती हैं, यानी इनमें एक निर्देशन दिया जाता है, इनको गाइडेंस दिया जाता है और अपनी जो है, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो है ये काफी कम उड़ान भरती हैं, यानी जो ऊंचाई होती है इनकी वो काफी कम होती है, इन्हें काफी कम ऊंचाई पर भी उड़ाया जा सकता है। इनमें मेनली जेट इंजन का प्रयोग होता है, जो कि वायुमंडल में जो भी ऑक्सीजन होती है उसका इस्तेमाल कर लेती हैं। जैसे कि इनमें काफी तरीके से, जैसे अभी मैं बताऊंगी कि बैलिस्टिक मिसाइल क्रूज मिसाइल में क्या अंतर है।
लेकिन क्रूज मिसाइल जो हैं वो मानव रहित स्वप्रणोदित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र होते हैं, जिसका प्राथमिक उद्देश्य जो होता है वो बेसिकली पेलोड को गिराना होता है। अब ये जो है ये इस टाइप से मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल जो हैं वो इस टाइप से दिखती हैं, इसीलिए मैं इमेजेस भी बीच बीच में लगा दी है ताकि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर फॉर्म में दिखते जाए। तो ये जो है ये मिसाइल सिस्टम है, इस तरीके से बेसिकली ये दिखती हैं। ये पृथ्वी के वातावरण में ही उड़ती हैं और इनमें जेट इंजन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कौन से इंजन का प्रयोग किया जाता है, जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी का जो भी सराउंडिंग एरिया होता है, जैसे कोई अर्थ है तो उसमें जो भी सराउंडिंग एरिया है उसी में ये अपना पाथ जो है वो तय करती हैं। और इनका ये जो है ये पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर ही उड़ती हैं। तो होता क्या है कि इनका जो ऊंचाई होती है वो कम कम ऊंचाई में उड़ने के कारण जो शत्रु का जो रडार सिस्टम होता है, अभी रडार के बारे में भी हम आगे बताऊंगी मैं क्या होता है, तो रडार में पकड़ नहीं आती। क्रूज मिसाइल जो है उनमें मान लीजिए कि कोई भी एक पाथ डिसाइड किया गया है, तो उस पाथ को जैसे ही उनने भेद दिया या उन्होंने जो भी उनको टारगेट दिया गया उस टारगेट को उन्होंने कंप्लीट कर लिया, तो डायरेक्टली उनका जो डिस्टेंस है, जो पाथ है, उसमें भी डायरेक्शन है उसमें भी चेंजेस किए जा सकते हैं। उसके अलावा क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल एयर में भी किया जा सकता है, जमीन में भी किया जा सकता है, जहाज तथा पनडुब्बी की जो सतह होती है उसमें भी किया जा सकता है। उसके अलावा इनको जो है क्रूज मिसाइल जो होती हैं इनको अलग अलग बेसिस पे डिवाइड किया जा सकता है। किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, उनको इन मिसाइलों को उनके आकार, वेग, मारक क्षमता तथा दाग जाने के स्थान के आधार पर इनको अलग अलग श्रेणियों में डिवाइड किया जाता है। कुछ 3 वर्ग, मेनली इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है सबसोनिक क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल के अगर हम सबसे अच्छे एग्जाम्पल की बात करें तो ब्रह्मोस और निर्भय का नाम आपने सुना होगा। सो ये दोनों जो हैं ये क्रूज मिसाइल सिस्टम के तहत ही वर्क करते हैं। चलिए अब सबसोनिक क्रूज मिसाइल और सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात कर लेते हैं। क्रूज मिसाइल जो है ये बैलिस्टिक मिसाइल से छोटी होती हैं, याद रखिएगा। अभी प्रेजेंट टाइम में जो क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें जीपीएस सिस्टम भी आ चुका है ऑलरेडी। अब जैसे अगर हम वेट की बात करें तो इनका वेट जो है वो 780 kg होता है। कलर चेंज कर लेती हूँ वरना आपको दिखाई नहीं देगा, चलिए हम अपने रेड कलर में ही आ जाते हैं। 780 kg। इनकी लेंथ जो है वो 6 मीटर, डायमीटर जो है वो 0.3 और 348 मीटर और विंग स्पैन जो है वो 1.35 मीटर। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये एक्चुअल में इमेज लगी हुई है। तो आपको सारी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब जितना हमने डिस्कस किया वहाँ पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या हो सकता है, ना तो आपसे एग्जाम में हिस्ट्री पूछी जाएगी। हाँ, कभी अगर मिसाइल सिस्टम से मेंस में क्वेश्चन आए तो आप उसके पर्पस जरूर लिख सकते हैं, लेकिन क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। एंड अगर ये मिसाइल सिस्टम जो है वो बहुत अच्छे से अगर समझ में आ गया तो स्पेस टेक्नोलॉजी में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ये चीज़ भी याद रखिएगा। तो बेसिक क्लास है, बेसिक बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीज़ें जितनी भी हैं वो ध्यान से सुनते जाइए, ध्यान से समझते जाइए, ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे से समझ में आते जाएं। तो मिसाइल मैंने आपको बताया। अब डिस्कस करते हैं सब सोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में कि आखिर ये सब सोनिक क्रूज मिसाइल होता क्या है। सो क्रूज मिसाइल मैंने ऑलरेडी आपको बताया, अब डिस्कस करना है हमें सब सोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में। सब सोनिक क्रूज मिसाइल जो होती हैं, ये जो इनका मेनली जो काम होता है, इन मिसाइलों की चाल जो है यानी जो वायु में ध्वनि की चाल से कम होती है। उसके अलावा इनकी चाल जो है लगभग जो है वो 0.8 मैक के आसपास होती है। अब बार बार मैक वर्ड आएगा तो मैं मैक वर्ड आपको बता देती हूँ कि आखिर ये मैक होता क्या है। तो पहले याद रखिएगा कि जो मैक जो है ये सिर्फ एक गति मापक पैरामीटर होता है। अगर मैक की बात करें, अगर हम 1 मैक की बात करें, यानी अगर आपसे कोई जैसे यहाँ पे 0.8 मैक लिखा हुआ है ना, तो 1 मैक का जो सिंपल सा मीनिंग होता है स्पीड ऑफ साउंड
स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है 1195 किलोमीटर पर आवर इन एयर, याद रखिएगा। तो 1 मैक की अगर हम बात करते हैं तो 1195 किलोमीटर पर आवर इन एयर। तो मैक जो है ये सिर्फ एक वैल्यू है, मापक पैरामीटर होता है जिसका 1 मैक की वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे 0.8 मैक लिखा है तो वो यहाँ पे 1 मैक की वैल्यू हो जाएगी पर आवर इन एयर, ठीक है। उसके अलावा ये इसमें से कौन सी सबसोनिक के कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं, तो अमेरिका की टॉम हॉक हो सकती है, हार्पून तथा फ्रांस की एक्सोसेट मिसाइल हो सकती है। तो ये कुछ सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स के एग्जांपल हैं। अगर इसमें जीपीएस सिस्टम, वॉर हेड वेट जो होता है इन मिसाइल्स का वो मेनली 165 किलोमीटर केजी होता है, और प्रेजेंट टाइम में ये इंडिया में वर्क करती हैं। लेकिन जो सबसोनिक क्रूज मिसाइल का ओरिजिन जो है वो इंडिया में ना होकर फ्रांस में हुआ था, याद रखिएगा। जो क्रूज मिसाइल में जो सबसोनिक क्रूज मिसाइल हैं इनका ओरिजिन जो है वो फ्रांस में हुआ था। उसके बाद सेकेंड टाइप की क्रूज मिसाइल आ जाती हैं जो कि है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, दैट इज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो ये टॉम हॉक क्रूज मिसाइल मैंने अभी आप लोगों को ऑलरेडी बताया, जो अमेरिका की टॉम हॉक क्रूज मिसाइल है ये उसकी इमेज है। अगर आप टॉम हॉक क्रूज मिसाइल के बारे में बहुत डिटेल जानना चाहें, एग्जाम के बारे में तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप बेसिक जानकारी चाहें तो इसके बारे में मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसे आप समझ सकते हैं। तो उसके लिए आप जो है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए टॉम हॉक क्रूज मिसाइल के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे ये इस टाइप से टॉम हॉक क्रूज मिसाइल होती है। इसमें इनफैक्ट कैमरा होता है, ये वॉर हेड होता है, ये एयर टैंक्स होते हैं, ये फ्यूल टैंक होते हैं। ये जो यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं ये फ्यूल टैंक होते हैं। जो सबसोनिक क्रूज मिसाइल है इसमें काफी सारे जैसे कंप्यूटर का भी इस्तेमाल किया गया है, कैमरा का भी इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है सेकेंड टाइप की मिसाइल जो होती है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की जो डिस्टेंस होती है वो 2 to 3 मैक की होती है, यानी लगभग 1 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक ही सेकंड में लगभग सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है वो डिस्टेंस कवर कर लेती है 1 किलोमीटर की। ये अपनी गति के कारण, क्योंकि इनकी डिस्टेंस जो होती है वो काफी ज्यादा तेज होती है, इसलिए ये लक्ष्य को भेदने में, जो डिस्टेंस होती है उसे कवर करने में, जो टारगेट है उसे हिट करने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग साबित होती हैं। उसके अलावा ब्रह्मोस जो है, इसके एग्जाम्पल की बात करें, ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के ही तहत आती है जो कि इंडिया की है। उसके अलावा रसिया की 3M54 क्लूब है, और चाइना की 101 एंड C301 जो है ये चाइना की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। उसके बाद अब डिस्कस कर लेते हैं हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में। ये जो है इनके टाइप्स बहुत ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, डोंट वरी, बस एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर दे रही हूँ ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट ना रहे। इन मिसाइलों की गति जो होती है ये 5 मैक से अधिक होती है, और इन्हें इसी श्रेणी में जिन भी जो भी मिसाइल्स हैं, अगर उनकी डिस्टेंस जो है वो जो डिस्टेंस अगर 5 उससे मैक से ज्यादा कवर कर ले रही हैं तो उन्हें हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में रखा जाएगा। इन्हें जो है देश में कई तरह की मिसाइल जो है उनका विकास हो रहा है। भारत और रूस जो है वो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए मिलकर कार्य कर रहे हैं, याद रखिएगा, इंडिया और रसिया। उसमें जैसे ब्रह्मोस, अगर हम 3 की बात करें, जो ब्रह्मोस थर्ड डायमेंशन जो मिसाइल है उसमें इंडिया एंड रसिया जो है वो मिलकर कार्य कर रहे हैं। जैसे कि हम इसमें बात करें कि मिसाइल जो है ये मॉडिफाइड, इसमें सीकर लॉक्स होंगे, मूविंग एयरक्राफ्ट कैरियर वर्टिकल मोड जो होगा जो कि 90 डिग्री में वर्क करेगा। तो इसको क्या किया जा रहा है, अभी डेवलप किया जा रहा है। इसमें मैक्सिमम स्पीड जो होगी वो 2 मैक की होगी, रेंज जो होगी वो 3000 किलोमीटर के आसपास होगी। सो इस तरीके से इनके बारे में है। इसके बारे में और बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, अभी मिसाइल सिस्टम जब मैं डिस्कस करूंगी, पूरी सारी मिसाइल्स के बारे में डिस्कस करूंगी,
तो इसके बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल आखिर क्या होती हैं, ये किस तरीके से इनका प्रयोग किया जा रहा है, सो उन सभी के बारे में देखते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल आखिर क्या होती है, फर्स्ट जो हमें डिस्कस करना है, अभी हमने क्रूज मिसाइल के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको क्रूज मिसाइल जो है वो सभी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हमें डिस्कस करना है सेकेंड टाइप ऑफ मिसाइल, जो कि है बैलिस्टिक मिसाइल। इनके मैंने क्रूज मिसाइल में किस तरीके से वर्क करती हैं सारा कुछ बताया। तो बैलिस्टिक मिसाइल की अगर हम बात करें तो ये मिसाइल जो है ये स्वयं को दिशा में वेग के साथ मार्ग निर्देशित व प्रचालित करने की क्षमता रखती हैं, जिसमें कि वह तब तक निर्दिष्ट बिंदु के लिए बैलिस्टिक प्रक्षेपण पथ, जो कि दीर्घवृत्ताभ यानी एलिप्सोइड होता है, अनुसरण करती हैं। कुछ भी समझ नहीं आया ना, चलिए अब मैं बताती हूँ कि इसे किस तरीके से वर्क करती हैं। एक्चुअली में बैलिस्टिक मिसाइल जो होती हैं वो एक ऐसे टेक्नोलॉजी पर आधारित होती हैं जिसमें कि रॉकेट इंजन मिसाइल को स्टार्टिंग में ही रॉकेट इंजन मिसाइल सिस्टम जो है वो लगाया जाता है, जो कि आरंभिक चरण में जो उसका मिसाइल का बैलिस्टिक मिसाइल का जो फर्स्ट फेज होता है उड़ान भरने का, उसी को प्रणोदित करता है। उसके बाद मिसाइल का मार्ग जो है वो डिसाइड किया जाता है। बेसिकली ये जो है ये जो इनका मार्ग होता है वो गुरुत्वाकर्षण मार्ग फॉलो करती है। एक बार ईंधन अगर मान लीजिए कि जल गया, तो जैसे कि इनका ईंधन इनमें, जैसे कि क्रूज मिसाइल में हमने देखा, तो क्रूज मिसाइल में हमने क्या डिस्कस किया कि अगर इनका ईंधन जो है वो जल जाता है, फिर भी इनका जो पाथ है वो चेंज किया जा सकता है। बट ईंधन जलने के बाद बैलिस्टिक मिसाइल जो होती हैं उनका पाथ जो है वो चेंज नहीं किया जा सकता, अतः इसे दहन के लिए वायुमंडल ऑक्सीजन की आवश्यकता भी नहीं होती है। लेकिन वहां पर क्रूज मिसाइल में जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन होता है वो उनके लिए जरूरी होता है। वहीं पर अगर हम बात करें कि ये जो है ये पृथ्वी के वायुमंडल के जैसे क्रूज मिसाइल हमने डिस्कस किया था, ये मैं आपको रिलेट करके इसलिए बता रही हूँ कि ताकि अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो दूसरा जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अब होता क्या है कि क्रूज मिसाइल जो है वो अर्थ का जो भी वायुमंडलीय मार्ग होता है, जो भी एरिया होता है, वहीं पर प्रक्षेपित करती हैं, यानी वहीं पर मूव करती हैं। बट जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं वो अर्थ के वायुमंडल के बाहर मूव करती हैं, प्रक्षेपित करती हैं। मिसाइल का जो प्रक्षेपण मार्ग होता है वो परवलीय मार्ग होता है, यानी जो इसमें एंगल फॉर्म होता है वो पैराबोलिक होता है। और मेनली अगर ये जो डिस्टेंस तय करती हैं वो 45 डिग्री का कोण जो है ये बनाती हैं। अब बैलिस्टिक मिसाइल में कौन कौन सी ऐसी मिसाइल्स हैं जो इस टाइप की हैं, तो पृथ्वी 1 हो गई, पृथ्वी 2 हो गई, अग्नि 1 हो गई, अग्नि 2, ये कुछ ऐसी मिसाइल हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं। ये मिसाइल जो है ये अधिक पेलोड ले जा सकती हैं। इसे सतह से या फिर शिप से, यानी जो लैंड है और जो शिप है उन दोनों से ही इन्हें छोड़ा जा सकता है। प्रक्षेपण से लेकर पेलोड तक जितने भी एरियाज होते हैं, जैसे कि हम डिस्कस करें अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में वो किस किस टाइप की होती हैं, सो वो हो सकती है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती हैं, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिवाइड किया जा सकता है। इनकी जो रेंज होती है वो अग्नि 1 की रेंज जो है वो 700 है, अग्नि 2 की रेंज जो है वो 2500 है, अग्नि 3 की रेंज जो है 3000 है। ये यहाँ पे इमेजेस इंसर्ट हैं, इसलिए मैं आपको बताती चल रही हूँ। जब मिसाइल सिस्टम में आपको पढ़ाऊंगी तो बहुत ही डिटेल में भी बताऊंगी, उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अब जैसे ये अग्नि 5 मिसाइल सिस्टम, तो अग्नि 5 मिसाइल सिस्टम के बारे में मैं बताऊंगी। जैसे इसकी ऑपरेशनल रेंज जो है वो 5000 किलोमीटर है, पेलोड जो है वो 1360 किलोग्राम है, हाइट जो है वो 17 मीटर है इसकी, और अभी जो है इसे वो किया जा रहा है। अब जैसे इसमें देखिए कि 3 स्टेजेस होते हैं, इसे स्टेज 3 में, ये स्टेज 2 हो गया, और इसे जो है स्टेज 1 में वो किया गया है
किस तरीके से बनती हैं, किस तरीके से वर्क करती हैं, वो सारी हम आगे बताएंगे। अब ये वो सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो कि वर्क कर रही हैं, जैसे प्रहार हो गई, ब्रह्मोस हो गई जो कि क्रूज मिसाइल है, पृथ्वी हो गई, अग्नि हो गई, निर्भय हो गई, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 एंड अग्नि 5। ये सारी जो हैं ये इंडियन मिसाइल्स फोर्सेस सर्व इन फर्स्ट इंस्टेंस टू डिटर पाकिस्तान एंड चाइना। तो ये किस तरीके से क्यों बनाई गई, इनका निर्माण किस तरीके से किया गया, वो सभी मैं बताऊंगी। तो उसके बारे में आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैं अभी स्किप करते जा रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि जो मैं डिफेंस टेक्नोलॉजी में आज की जो फर्स्ट क्लास ले रही हूँ उसमें सिर्फ मैं आपके साथ बेसिक डिस्कस करना चाहती हूँ। अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आपके मन में रह जाए तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। लेकिन फर्स्ट क्लास में मैं ये चाहती हूँ कि आपको सारा मटेरियल जो है, सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आपके मन में ना रह जाए। चलिए, अब एक चीज मैंने यहाँ पर छोड़ी थी, मैंने बार बार प्रोपल्शन भी ले लिया, मैंने लॉन्च मोड भी नाम ले लिया, रेंज भी ले लिया। अब यहाँ पर इसमें मैंने ओनली अभी सिर्फ क्या डिस्कस किया है, इसका टाइप डिस्कस किया। यानी आज हमने क्रूज मिसाइल डिस्कस किया और बैलिस्टिक मिसाइल डिस्कस किया। जैसे लॉन्च मोड की हम बात करें तो लॉन्च मोड में जैसे सरफेस टू सरफेस मिसाइल होती है, सरफेस टू एयर मिसाइल होती है, एयर टू एयर मिसाइल होती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना एयर फोर्स के बारे में, नेवी के बारे में और आर्मी के बारे में। तो ये लॉन्च मोड वो होते हैं, कुछ मिसाइल्स जो हैं वो आर्मी के अंतर्गत आती हैं, कुछ मिसाइल्स जो हैं वो उस नेवी के अंतर्गत, और कुछ मिसाइल जो है वो एयर फोर्स के अंतर्गत आती हैं। उसके अलावा एयर टू एयर मिसाइल हो गई, एयर टू सरफेस मिसाइल, सी टू सी मिसाइल और सी टू सरफेस मिसाइल। उसके अलावा एंटी टैंक मिसाइल, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इनकी रेंजेस होती है, इनकी रेंज भी डिसाइड होती है, एक फिक्स्ड रेंज होती है। जैसे शॉर्ट रेंज होती है, मीडियम रेंज मिसाइल होती है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होती है और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती है। जैसे जो बेसिकली रेंज आती है वो लॉन्च पाथ के ही अंतर्गत आती है, जैसे इसे लॉन्च पाथ भी बोला जाता है। लॉन्च पाथ के बेसिस पे हमने जो डिस्कस किया वो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल डिस्कस किया। अब इसमें से उसके अलावा गाइडेंस सिस्टम के बेसिस पे होती है, प्रोपल्शन सिस्टम के बेसिस पे होती है। जैसे गाइडेंस सिस्टम की बात करें तो वायर गाइडेंस होता है, कमांड गाइडेंस, टेरेन कंपैरिजन गाइडेंस, टेरेस्ट्रियल गाइडेंस, इनर्शियल गाइडेंस, बीम राइडर गाइडेंस, लेजर गाइडेंस एंड आरएफ एंड जीपीएस रेफरेंस गाइडेंस। यानी आरएफ यानी कि उसके अलावा रेडियो गाइडेंस, गाइडेड टेरेन गाइडेंस, इस टाइप की जो मिसाइल्स होती हैं वॉरहेड के बेसिस पे भी होती हैं। अब जैसे वॉरहेड की बात करें तो उसमें कन्वेंशनल मिसाइल्स होती हैं एंड स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स होती हैं। कन्वेंशनल में जैसे आपने टीआरटी, आरडीएक्स वगैरह सुना होगा। जब पुलवामा अटैक हुआ था तो पुलवामा अटैक में आपने आरडीएक्स का नाम सुना होगा। उसमें फिक्स्ड टारगेट्स वगैरह होते हैं। स्ट्रेटेजिक में न्यूक्लियर होता है, मल्टी मूवेबल टारगेट्स होते हैं। प्रोपल्शन की बात करें तो इसमें सॉलिड प्रोपल्शन, लिक्विड प्रोपल्शन, हाइब्रिड प्रोपल्शन, रैमजेट एंड स्क्रैमजेट और 6 क्रायोजेनिक प्रोपल्शन। तो ये कुछ इस तरीके के प्रोपल्शंस होते हैं, कुछ एरियाज होते हैं जो डिस्कस कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पे हमें एक चीज और देखनी है जो मैंने नहीं देखा, उसे मैं आप कंप्लीट करके आज का जो हम अपना क्लास है उसे यहीं पे खत्म करेंगे। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल मैंने आपको नहीं बताया ऑन द बेसिस ऑफ रेंज। जैसे शॉर्ट रेंज मिसाइल होती है, सो शॉर्ट रेंज मिसाइल का जो डिस्टेंस ये कवर करती है तो ये जो है अप टू 1000 किलोमीटर तक। यानी शॉर्ट रेंज मिसाइल जो होती है ये अप टू 1000 किलोमीटर तक। मीडियम रेंज मिसाइल जो होती है ये 1000 to 3500 किलोमीटर तक। ये आप लिख लीजिएगा अगर आप लिखना चाहें। वहीं जो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होती है ये होती है ये 3500 से
5500 किलोमीटर तक की रेंज तय करती है। और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है, यानी जिसे आईसीबीएम बोलते हैं, तो आईसीबीएम जो है ये मोर देन 5500 किलोमीटर की रेंज तय करती है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशंस थी। उसके अलावा इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी बोला जाता है। तो ये इतनी इंफॉर्मेशन थी जो हमें आज की क्लास में अपनी देखनी थी, जिसमें से हमने बहुत सारी चीजें देखी किस तरीके से वर्क करती हैं, क्या करती हैं। उसमें हमने क्लासिफिकेशंस देखा मिसाइल्स का, जिसमें हमने क्रूज मिसाइल देखा, बैलिस्टिक मिसाइल देखा। अब ये सारी वर्क किस तरीके से करती हैं, क्या पाथ फॉलो करती हैं, प्रोपल्शन सिस्टम, गाइडेंस सिस्टम, ये सारा जो है ये अब हम कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। किसी भी तरीके का आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक आपको भटनेर आईएएस को सब्सक्राइब कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। सो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।